सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत। योग्य भारत, सफल भारत। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है भारत को सशक्त बनाने का। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे बैठे यही सोचते हैं कि वो जिंदगी में क्या करें, कैसे करें और कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आज देश के कोने कोने से आए हुए आइकन्स आपको अपनी कहानी सुनाएंगे और प्रेरित करेंगे। ये आइकन्स अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं और इन्होंने अपना खुद का लघु उद्योग शुरू करके ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आजीविका प्रदान की है। हर एपिसोड में हम आपको ऐसे ही प्रेरणा भरे आइकन से मिलवाएंगे। हर एपिसोड में हम चुनेंगे एक श्रेष्ठ आइकन, फिर हर एक एपिसोड में चुने गए इन श्रेष्ठ आइकन्स में से चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। श्री आनंद कुमार जी नमस्कार, मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, रश्मि बंसल जी, श्रीकांत शास्त्री जी, नमस्कार। तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पे। मैं आप सभी से यही सवाल करना चाहूंगी कि जब हम अपना श्रेष्ठ आइकन चुनते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना मैटर करती है? देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। डिग्री का महत्व तो नहीं है, उसके भीतर कितनी क्षमता है कुछ बदलाव की, इसका महत्व। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर हमें ये समझने की ज़रूरत है किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और स्कूल ने ही ठेका नहीं ले रखा है आपकी शिक्षा का। दूसरा, शिक्षा में अगर संघर्ष का मसाला डाल दिया जाए, तड़का लगा दिया जाए तो सफलता आपकी पक्की है। ये मेरा मानना है। देखिए, ज़्यादातर लोग डिग्री क्यों करते हैं? ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए और वो सेटल हो जाएं और आराम की ज़िंदगी जीने लगें। तो शिक्षा अपनी जगह है, पर साथ में अपने अंदर वो एक दिली तमन्ना होनी चाहिए कुछ अलग करने की। देखिए, मेरा मानना है कि देश को सशक्त बनाने के लिए एज, क्वालिफिकेशन, लोकेशन, जेंडर, कोई इसके आपके सामने में बाधा नहीं बन सकता। अगर आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे कुछ करना है, परिवर्तन लाना है। बिल्कुल, और पिछले 4 एपिसोड्स में हमने यही देखा है कि सीनियर सिटीजन्स भी इस मंच पे आए हैं, बहुत छोटी उम्र के जो हैं आइकन्स वो भी इस मंच पे आए हैं। डेफिनेटली अब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ही भारत को सशक्त बना सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे पहले आइकन ऑफ भारत से। कर्नाटका से मोरिंगा यानी कि सांबर में पड़ने वाले ड्रमस्टिक के जो पत्ते होते हैं, उससे इन्होंने अपने क्षेत्र में कुपोषण खत्म करने का जिम्मा उठाया है। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे मोरिंगा की खेती कर कर आप अपने लिए एक सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बसैया हीरेमठ जी से। नमस्कार, मैं बसैया हीरेमठ हूँ, कर्नाटक का। मैं मोरिंगा का खेती सावयव कृषि से जो पद्धति से हम लोग कर रहे हैं। हमने ये मोरिंगा, उसको सहजन बोलते हैं, सहजन का सावयव कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इसका वजह से मेरा डिस्ट्रिक्ट और मेरा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में एक अपौष्टिकता कम होते आ रहा है। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। ये इसके तरफ से गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। ये एक विषय प्रस्ताव करने के लिए आपको अवकाश या अपॉर्चुनिटी दिया हुआ फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। आप लोग मोरिंगा की खेती करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में तो ये ऐसे बहुत उपजता है, लेकिन इसकी कोई खेती नहीं लोग करते हैं और इसको सहजन, मुनगा के नाम से बिहार में लोग जानते हैं। हालांकि वहाँ पर सांभर खाने की प्रथा नहीं है, फिर भी लोग हेल्थ के लिए खाते हैं। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए कि आपकी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, आप बताइए इसको। सर, मैं कर्नाटक का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट एक गांव से आया हूँ। इनिशियली इंजीनियरिंग की, जैसे सभी लोग करते हैं वैसे मैं जॉब ढूंढते ढूंढते बेंगलोर पहुँचा। तो बेंगलोर मेरा करियर इन्फोसिस से शुरू हुआ। एक 15 साल तक इन्फोसिस में काम किया। उसके बाद बहुत सारे अमेरिकन कंपनी में काम किया, आईटी में। मेरे को पहले जो इन्फोसिस में थे वो टाइम पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए थे, एक दिन स्पीच दे रहे थे। वो मैं फ्रेशर था वो टाइम पे। तब उन्होंने स्पीच में एक लाइन उन्होंने कोट किया, जब आईटी एग्रीकल्चर का साथ देगी
तब एग्रीकल्चर भी आईटी की तरह ऊपर जाएगी। क्या बात है। क्या बात। तो वो समझ नहीं पाया। मैंने सोचा था मैं ई कॉमर्स पे बोल रहे हैं, कुछ तो मार्केट के लिए बोल रहे हैं। तो दिन बढ़ते गया, मैंने यूएस गया इन्फोसिस से आईटी सर्विसेज के लिए। तो ऐसे ही संडे में उधर बैठा था तो रिसर्च मार रहा था क्या मेरा गांव का नाम आएगा क्या उसमें। वो डिस्ट्रिक्ट रिसर्च रिपोर्ट में, यूनिसेफ रिपोर्ट और WHO रिपोर्ट में आ रहा था उसका। देखा तो वो फेमस था माल न्यूट्रिशन के लिए। मैंने वो दिन सोचा मैं ये इधर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, फेमस है और माल न्यूट्रिशन में भी टॉप वर्ल्ड लिस्ट में आ रहा है। मेरे को कुछ देना है, मेरे नेटिव को देना है, मेरे देश को देना है। थोड़ा उसके लिए तो कुछ कमाना नहीं पड़ेगा। तो कमाने के लिए तो कमा के मेरे को वापस जाके करना है। मतलब आपकी कहानी कहीं ना कहीं एक भारत की कहानी मैं आपको बताता हूँ। यूएस जाना, वहाँ जाना तो सपना होता है लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का। वो सब छोड़ के यहाँ आप जो काम कर रहे हैं तो दो अलग दुनिया हो गई। तो अभी लगता कैसा है आपको? तो आप सोचेंगे दो अलग दुनिया है तो अलग दुनिया होगा। मैं सोच रहा हूँ एक ही दुनिया है। मैं एक फेस पे उधर था, एक फेस पे इधर था। तो पहले इधर से उधर गया था तो इधर से वापस आ गए। तो बासैया जी ये बताइए कि मोरिंगा पर आपका ध्यान कैसे गया, क्योंकि ये काफ़ी अनयूजुअल है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इसी पौधे को लेके आप वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैडम। मैंने जब कुछ तो करने के लिए सोचा, मैंने बैठ के मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया सुपर फूड्स क्या क्या होता है। जो टॉप 5 में मोरिंगा का लिस्ट आया उसमें देखा मैंने मोरिंगा का क्या क्या यूज हुआ है। अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सारे कंट्रीज़ में इसका यूज़ हो रहा है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। जो रूरल एरिया में, ग्रामीण लोग बसे हुए हैं, उनका न्यूट्रिशनल फूड अभी भी कम है। बसैया जी, इंडिया वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर सुपर पावर माना जाता है। तो अगर मोरिंगा को भी सुपर फूड जो है उसको ग्लोबल सुपर पावर बनाना है एक्सपोर्ट्स में, तो आप कैसे करेंगे? आई लाइक द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। मैंने वही सोच के जो मोरिंगा का जो बेनिफिट है इंडिया को बहुत ज़रूरी है और वेस्टर्न को भी बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरे को चाहिए वो खेती करने वालों का सपोर्ट, ऑर्गेनिक करने वालों का सपोर्ट। जो आज के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करना मेरा पहला काम था। तो हम लोग जो खेती कर रहे हैं, खेती ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, क्रॉप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और प्रोसेसिंग यूनिट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। फर्स्ट क्रॉप हमारा एक्सपोर्ट हो गया फ्रांस और जर्मनी को। और आज जो NDTV जो प्लेटफॉर्म लाए है और फ्रीडम ऐप से मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्यूअर्स मेरा वीडियो देख के कम से कम 25,000 फार्मर मेरे फार्म पे विजिट कर दिया। ऑर्गेनिक का अवेयरनेस ज़्यादा हो गया सर। अब लौट चले। आप ये संदेश दे रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं। मैं भी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड बहुत जगहों पर जाता हूँ। यहाँ के भारतीय वहाँ काम करते रहते हैं, उनमें एक छटपटाहट रहती है। शायद देश में रह के उतना लोगों की छटपटाहट नहीं होती है, बेचैनी रहती है कि गिव बैक टू सोसाइटी, देश के लिए कुछ करें। आपने ऐसा किया। और क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से जो दूसरे देश में बसे भारतीय देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? सर सही क्वेश्चन है। मैं अभी 2 महीने से मैं इतना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी से कॉल आ रहा है मेरा वीडियो देख के इधर उधर। सभी लोग वापस आना चाहते हैं, सभी लोग कुछ करना चाहते हैं। जो मेरा मूल उद्देश्य था ये कुपोषण निर्मूलन करना था, लेकिन इसमें करते करते मेरे को लगा इसमें बहुत सारे 300 डिसीजेस क्यूर होता है, 85% मेडिकल एक्सपेंसेस कम होता है हर एक घर में, तो क्यों ना यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसा है, मैं तो मानूंगा जिस तरह कौन सोच सकता था 30 साल पहले कि लाखों की संख्या में लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे और ग्लोब को सर्व करेंगे। आप 30 साल आगे सोचिए, लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक फार्मर्स मोरिंगा का कल्टीवेशन करेंगे और आपके रिटेल स्टोर दुनिया भर में होंगे, आप उसमें सबसे आगे होंगे। और थैंक यू मेरा वेरी यकीन मच। है आप जरूर करिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एंड आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोरिंगा की फलियों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 49,000 करोड़ रुपए का है। इस खेती में औसत लाभ 15 से 20% के बीच। मोरिंगा खेती शुरू करने के लिए नाबार्ड और NHB के तहत योजनाएं हैं।
अब वक्त हो चुका है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। ये एक IITian है, लेकिन अब ये करते हैं एक्वापोनिक्स फार्मिंग। एक अलग तरह की खेती होती है ये। तो चलिए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मयंक गुप्ता जी को। नमस्ते, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और मैं और मेरे को-फाउंडर ललित झवर एक्वापोनिक फार्मिंग करते हैं लार्ज स्केल में। हमने लैंडक्राफ्ट एग्रो नामक कंपनी शुरू की थी 2018 में और उसके बाद हम लार्ज स्केल एक्वापोनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। हमने ये चूज़ किया क्योंकि इंडिया के एजुकेटेड, मोटिवेटेड यंग लोग शहर छोड़ के गांव बिल्कुल नहीं जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन और अच्छा काम नहीं हो रहा था, तो हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और इस कारण से हमने शहरों और अब्रॉड करियर एंड जॉब छोड़ के इंडिया वापस आके रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। नमस्कार मयंक जी, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं आज। और आपकी कहानी कहीं ना कहीं मेरी कहानी जैसी लगती है मुझे कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, और बड़ा स्क्रैच से आपने चालू किया है। तो आपकी कहानी बताइए, हम सब बड़े इच्छुक हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो मेरा नाम है मयंक गुप्ता और मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, को-फाउंडर ऑफ दिस कंपनी ललित झवर के साथ कोल्हापुर, महाराष्ट्र में इनोवेटिव फार्मिंग से एक्वापोनिक्स खेती शुरू की है। वहाँ से हमारी शुरुआत एक्वापोनिक्स या फार्मिंग में शुरू हुई और हम उसको अभी स्केल कर रहे हैं। एजुकेशन वाइज लकीली मैं पढ़ाई करके 12th 11th में अच्छे नंबर लाके जेई क्रैक करके IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल गया था। 2007 में घुसा था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया में, तो उस समय मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने फाइनेंस की बहुत सारी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद लकीली मेरी अच्छी जॉब लगी फाइनेंस में, जो इंडिया और US के बीच में था। वो जॉब मैंने की लगभग 2-3 साल और उसमें मुझे पता चला कि ये जॉब मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। बट उस समय ई-कॉमर्स का दुनिया भर में बहुत सारा क्रेज़ था। बैग पैक किया मेरे दोस्तों के साथ और 2015 में बैंकॉक जाके हमने एक कंपनी शुरुआत की। वहाँ से हमने स्केल किया, लकीली फंडिंग मिली और अभी वो कंपनी काफ़ी बड़ी होके अच्छे से चल रही है। बट मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू। मैं कुछ ये चीज़ जिंदगी भर अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा मयंक जी, दो चीज़ इंटरेस्टिंग आई है। एक तो आपका ड्रेस ये क्यों पहना है आपने, पहला सवाल। बैंकॉक आदमी किसी और पर्पस के लिए जाता है, आपका पर्पस कुछ और है। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग, हमारी जनता भी जानने के लिए बड़े इच्छुक। बताइए ना, आपका ड्रेस क्यों और बैंकॉक? तो सबसे पहले सर, ये जो ड्रेस है, सिंपल चप्पल, शॉर्ट्स और हाफ स्लीव्स टी-शर्ट या शर्ट, ये डेली मैं मेरे खेत में पहनता हूँ क्योंकि हम खेत में जाते हैं, मिट्टी से पैर गंदे होते हैं, जूतों को साफ करने का टाइम नहीं मिलता, तो जो मैं रोज मेरे ऑफिस में या मेरे खेत में पहनता हूँ वो पहन के आया हूँ। दूसरा, बैंकॉक हमने क्यों चूज किया, क्योंकि बैंकॉक की स्ट्रीट शॉपिंग बहुत फेमस है, तो वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ का स्ट्रीट शॉपिंग एक सिंपल ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन ले जाने के लिए। वहाँ से हमारी ई-कॉमर्स में शुरुआत हुई। मैं ई-कॉमर्स की दुनिया से एकदम ही धरती पे आप आ गए, फार्मिंग में आ गए, तो कुछ हुआ था? वाज देयर सम क्यों आपको अट्रैक्ट हुआ एग्रीकल्चर की तरफ, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का आपने डिसीजन लिया? बिल्कुल मैम। तो जो बड़े शहरों में लाइफ दिखती है कि आप कंटिन्यूसली बिजी हैं, आप हर समय काम करते रहते हैं, ट्रैफिक में अटके रहते हैं, उससे आपके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे बहुत इफेक्ट होता है। और वो मुझे पिछले 6 साल में काफ़ी हो गया था। इंडिया के मेजर शहरों में रह के, बाहर के देशों में भी रह के मैं तंग आ गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे वापस इंडिया जाना है और बड़े शहर में नहीं रहना है। और मेन चीज़, कोई भी धंधा इंडिया में या दुनिया में बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान या दवाई, ये 4 फंडामेंटल बिजनेसेस हैं, इनमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी और ग्रोथ होती रहेगी। पर कोल्हापुर में क्यों? क्योंकि वो भी ऐसा कोई, बिल्कुल। हाँ, मतलब तो हम मैम वापस कोई भी डिसीजन डेटा लेके ही करते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में वैसा सिखाया गया तो है। IIT का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। अगर आप एग्रीकल्चर भी बिल्कुल कर रहे हैं तो डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे माध्यम में, हर एक उसको समझिए और सॉल्व करिए। तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर को सक्सेस होने के लिए हमें चाहिए अच्छा क्लाइमेट, हमें चाहिए अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी या सॉइल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स, मतलब जहाँ मैं बेच सकूँ।
कोल्हापुर इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जहां मैं बॉम्बे, पुणे, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद एज वेल एज इनके बीच में पूरे छोटे शहरों को भी सप्लाई कर सकता हूं, और वो हमारी थॉट प्रोसेस थी कोल्हापुर चूज करने के लिए। एक्वाफोनिक जो आप बता रहे हैं, एक्वाफोनिक कृषि क्या है ये? बिल्कुल, फार्मिंग क्या है, एक सवाल। दूसरा ये पता है कि आप इतना डेटा से खेल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, तो जो बेचारा गरीब किसान है उसको लिए आप सहायता करने के लिए सोच रहे हैं या सहायक बन रहे हैं या उसके लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं? एक्वापॉनिक्स का मतलब है दो शब्द को मिला के बनाया जाता है, एक्वाकल्चर जिससे एक्वा एंड पॉनिक्स। एक्वाकल्चर मतलब फिश का उत्पादन, जो मच्छी को जो हम ग्रो करते हैं उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। पॉनिक्स मतलब कोई भी प्लांट स्पीशीज को पानी के ऊपर उगाना। एक्वापॉनिक्स में हम फिश वेस्ट, फिश का यूरिन एंड फीसीज को नेचुरली प्रोसेस करके पानी में घुलाते खेती करते हैं। हमें पता चला कि हमारे आजू बाजू बहुत अच्छे किसान लोग हैं, भाई बंधु लोग अच्छा सब्जी फल उगा रहे हैं, बट वो सही तरीके पे बेच नहीं पा रहे हैं, उनको सही रियलाइजेशन या वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हमने इमीडिएटली जॉइन द डॉट्स किया और हमारे पूरे आजू बाजू के किसानों को बोला कि सर आप हमारे साथ जुड़िए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके हम आपसे कंफर्म आपका पूरा माल उठाएंगे और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेंगे। हमने 2019 में शुरुआत की 1 एकड़ के एक किसान से। आज हम 800 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और फार्मर्स को बहुत एडिशनल इनकम दे पा रहे हैं। हमारा विजन है कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, बट इंडिया में इतनी क्षमता है कि हम दुनिया का ब्रेड बास्केट बन सके, फ्रूट बास्केट बन सके, वेजिटेबल बास्केट बन सके। इंडिया इतनी ब्लेस्ड है अबंडेंट सनलाइट, वाटर, सॉइल से। मयंक, फेलियर के बारे में लोग छुपाते हैं, ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं, तो एक दो ऐसी घटना बताएं जो काफ़ी आपके लिए मुश्किल एक दौर था, कैसे आपने उसको तो बिताया? सबसे पहले जब हमने फार्म सोचा और डिज़ाइन किया और कंस्ट्रक्शन शुरू करना किया, हमने आजू बाजू के किसान के लोग को ही लेके कंस्ट्रक्शन किया। किसान के पूरे लोगों ने बोल दिया सर आप पागल हो, ऐसी खेती होती ही नहीं है, हम 30 साल से खेती कर रहे हैं, आप ये क्या बना रहे हो। वहीं पर काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। दूसरा, मुझे सबसे पहले बीज क्या होता है, पौधा क्या होता है, कुछ पता नहीं था। तो हमने ट्रायल्स की, बहुत सारे प्रोडक्शन में फेलियर्स आए और कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं पहले साल में, बट हम कंटिन्यूसली सीखते गए, डेटा कलेक्ट करते गए, आगे लेके गए। तीसरा, मार्केटिंग में मैम सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि इंडिया में उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है, बट उसको सही जगह पर सही वैल्यू दिलाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए इतने किसान लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मयंक जी, IIT, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टार्टअप फाउंडर, सुपर सक्सेसफुल, फिर आप ग्रास रूट्स पे चले गए। ये ट्रांजिशन आपको मेंटली करने में कितना मुश्किल था? क्योंकि यही मैसेज काफ़ी IIT वाले इंजीनियर्स सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में भी होगा कि ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। थोड़ा बताइए कितना कठिन था? सो डेफिनेटली, सो आपको लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप एक छोटे गांव में या सेमी रूरल एरिया में रहते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके बॉडी के पूरे पैरामीटर्स कंट्रोल में आ जाता है। जो थोड़ा मैं डिप्रेशन से डील कर रहा था वो एकदम गायब हो गया, और आज के दिन सर मैं सबसे अच्छी नींद आज मुझे मिलती है पिछले 7, 8, 9 साल के करियर। बेनिफिट्स हैं लाइफस्टाइल के। डेफिनेटली सर, और हम सबको एक जिंदगी मिलती है जीने के लिए, हमें सिर्फ रैट रेस में पीछे नहीं जाना है, सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागना है। हमारे पास एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप के हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं इंडिया के यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि जॉब मत करो, एग्रो में घुसो। बट एग्रीकल्चर अभी ऐसा फील्ड है, मैं श्योर हूँ कि मैं मरते दम तक इसी में काम करूँगा। बट हमारा विजन है सर, इंडिया का एक फोरमोस्ट एग्रीकल्चरल प्लेयर बने, फार्मर्स को सपोर्ट करके उनके साथ ग्रो करें, और इंटरनेशनली सब्जी और फ्रूट में ब्रांड होता है। इंडिया में कोई एक ब्रांडेड सब्जी या फ्रूट नहीं खरीदता है या मांगता नहीं है, हमें वो बनाने का उत्सुकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अगला ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आएगा, आप और आपकी टीम ले आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट। एक्वापॉनिक खेती, इसका बाजार 4000 करोड़ रुपए का है। औसत मुनाफा 10% से 15% के बीच। एक्वापॉनिक खेती शुरू करने के लिए NHB के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो मुझे तो आज आइकन ऑफ भारत से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और एक्वापोनिक्स फार्मिंग का कोर्स कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बुला लेते हैं अपने अगले इंस्पायरिंग आइकन ऑफ भारत को। लखनऊ से आए हैं ये और इन्होंने अपने शौक फोटोग्राफी को एक सफल उद्योग में तब्दील कर दिया। कितने कम लोग होते हैं जिंदगी में जो अपने शौक को बिजनेस बनाकर उससे पैसे कमाते हैं। चलिए अब मिलते हैं लखनऊ के विजय गुप्ता जी से। नमस्कार, मेरा नाम विजय गुप्ता है। मैं फ़ोटोग्राफी बिज़नेस से हूँ। मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी बिज़नेस का स्टार्ट 1997 से किया था। उसके बाद हमने अपने बिज़नेस को धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ। हमारी एक प्रॉपर टीम हो गई और अभी आज हम फ़ोटोग्राफी करने के साथ लोगों को फ़ोटोग्राफी सिखाते भी हैं। मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है फ़ोटोग्राफी का और हम उस फ़ोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से जो बंदे निकलते हैं उनको जॉब दिलवाते हैं और उससे हमें मैन पावर की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। विजय जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। आपकी कहानी क्या है? ये सफ़र फोटोग्राफी का कहाँ से शुरू हुआ और इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? थोड़ा सा हमें बताइए संक्षिप्त में, ताकि दर्शक भी आपसे प्रेरणा पा सकें। जी मैम, वैसे फ़ोटोग्राफी तो मैंने 1997 से स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले जो मैंने बिज़नेस किया, काम किया, वो 1989 से किया। जब मैं 14 साल का था तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय हमारे यहाँ कोई, मेरे फादर नहीं थे और मेरा अपना कोई घर भी नहीं था, मैं किसी और के घर में रहता था। तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत हो रही थी। तो मैं कुछ सोच रहा था कुछ करूँ, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता सब्जी बेचो, कोई कहता केले बेचो। बट मैंने क्या किया, मुझे एक ने कहा कि लॉटरी के टिकट बेचो। वो बेचता था और उससे जो है कुछ अर्निंग हो जाएगी तो आपके खर्चे चल पाएंगे। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता था, लेकिन फिर मेरे पास 50 रुपये थे। मैंने उससे 45 रुपये के लॉटरी के टिकट खरीदे और जो मैंने उस दिन में बेच लिए और सुबह मॉर्निंग से लेके मैंने 11-12 बजे तक उसको सेल कर लिया और 5 रुपये मुझे बच गए। इससे क्या हुआ, 5 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे। उससे मेरे खर्चे, फिर क्या किया, मेरा रूटीन में यही हो गया। मैं सुबह उठता था, मेरा 10:50 का स्कूल होता था, मैं 6-7 बजे उठ जाता था। कभी कभी क्या होता ना, लॉटरी नहीं बिकती थी, बच जाते थे, तो मैं स्कूल से 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी, इंटरवल होता था, मैं वहाँ से आ जाता था वापस, वहाँ से आके सेल करता था। तो यहाँ से आपने फोटोग्राफी की तरफ कैसे आपने अपना मैम, मैं किसी भी शादी में जाता था, जहाँ भी कैमरा चलता था तो मैं बहुत आगे मेरी फ़ोटो आ जाए, मेरा वीडियो आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शायद मेरी फ़ोटो अच्छी आती भी थी तो, लेकिन मुझे देखने को तो बहुत कम फ़ोटो मिलती थी। मैं किसी की शादी में गया तो मुझे कहाँ एल्बम, कहाँ कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरा शौक़ था, मैं सोच रहा था कि कभी मैं भी फ़ोटोग्राफी करूँगा, लेकिन थोड़े पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे पता भी नहीं था कहाँ से कैमरा मिलेगा, कितने का कैमरा मिलेगा, तो मैं खरीद नहीं पा रहा था। मैंने लॉटरी का काम 1992 तक किया और बहुत ठीक ठाक चल रहा था, हमारे हिसाब से तो अच्छा ही था। लेकिन गवर्नमेंट आई यूपी में और वो बंद हो गया। आपके पास कितने फोटोग्राफर्स हैं और उन लोगों को ट्रेनिंग क्या देते हैं और ऐसे कैसे लोगों की ज़िंदगियों में आप तब्दीलियाँ ला रहे हैं? सर, अभी तो हमारे पास 60 लोग की लगभग टीम है और जब सीज़न होता है तो मैं 30-40 लोग बाहर से लेता हूँ। कुछ लड़के पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो वो अपने कैमरे में उनको देते हैं, वो शूट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो चले जाते हैं। तो उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, उनके खर्चे भी निकल जाते हैं। और अभी टीम तो जो बंदे हैं ना, पहले तो सर जब हमने स्टार्ट किया था 1997 में, तो मैंने एक कैमरा खरीदा था। वो भी पैसे मैंने लॉटरी से ही बचाए हुए थे। तो 50,000 मैंने इकट्ठा किए, तो मैंने 38,500 का 2 मई 97 को मैंने चांदनी चौक से कैमरा खरीदा। 97 में 50,000 का आपने कैमरा खरीदा? नहीं सर, 38,000 का 97 में। बड़ा अमाउंट है सर, 38,000 1997 में। लेकिन सर मैंने पैसे कमा लिए थे। विजय जी, आप फोटोग्राफी करने के अलावा बच्चों को सिखाते भी हैं, सुना सर? अभी सिखाते हैं सर। मतलब इंस्टीट्यूट है आपका? सर हाँ, छोटा सा है सर। वही पूछ रहे थे सर। अभी क्या ना, देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती थी, जैसे हमारा स्टूडियो तो ठीक ठाक हो गया था, हमारे पास टीम भी, लेकिन जो बंदे सीखने आते थे वो क्या करते थे, पहले सीखते हैं 2-4 महीने 6 महीने, जैसे सीख जाते थे वो चले जाते थे और मेरे ही क्लाइंट कट करते थे। और क्या हुआ, अभी बहुत ईजी हो गया ना सर, लोन मिल जाता सब, तो 3-4 लाख रुपए का कैमरा लेना बहुत टफ नहीं रह गया है। और ऐसी फैमिली के लोग सीखने आते थे जिनके पास पैसा उतना मैटर नहीं करता।
आप ज़्यादातर शादियों का फोटोग्राफी करते हैं, मतलब आपका मार्केट कहाँ पर है? मैम मुझे शादियों की फोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बोला कि बच्चे आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं, मेरे ही क्लाइंट को लेके भाग जाते हैं, ये हर व्यवसाय में। जी सर। आपको तकलीफ क्यों है कि बच्चे सर, सीख हमें के भाग के तकलीफ- अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं? सर बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्या होता ना, हमने सोचा हमारे यहाँ कोई सीखने आया तो हमें लगा कि आगे सीजन में हम इसकी वजह से एक बुकिंग ज़्यादा ले पाएंगे, और वो सीज़न आ गया सर। जब तक सीज़न नहीं होता काम करते, उनको पेमेंट भी देते हैं। जैसे काम आया, जैसे नवंबर में शादी हुई तो अक्टूबर में वो लोग क्या करते, चले जाते। कोई कहता मुझे पढ़ाई करने जाना, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। आप डरिए मत विजय जी, देखो सर, धंधा बिल्कुल ना डर ही डर नहीं के रहा नहीं हूं, होता है, आप समझो। हाँ। धंधा डर के नहीं होता है, धंधा जोड़ के होता है। और नहीं, शादी नहीं। अगर मिस भी हो जाए ना तो कोई बड़ा बात कॉन्फिडेंस से कर और दीजिए। एक और बात बताते हैं, हम अपना अनुभव बताते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो सीखेगा वो जाएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं, काम करिए। और एक सर, आपको ज़्यादा अनुभव है, गुजराती समाज में हमने देखा कि गुजराती अमीर क्यों है, उनका धंधा ज़्यादा क्यों चलता है, क्योंकि सेम प्रोफेशन में भी कोई है तो उसकी मदद करता है। सही बात है। तो कर भला हो भला। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं बहुत विजय अच्छा जी, लगा। very much। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत आएंगे शुभकामनाएं आपका आपको। फोटोग्राफी देखते हैं। सर, मेरी thank शादी you। तो हो गई, नहीं तो हम आपको सर ही कोई बात बुलाते नहीं, बच्चे तो होंगे ना, मुंडन हाँ, तो होगा। ओके सर, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है आप। बहुत थैंक यू अच्छा। सर। भारतीय फोटोग्राफी बाजार 1 लाख करोड़ रुपए का है। फोटोग्राफी कारोबार में मुनाफा 40 से 45% के बीच। फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हुई आज आइकन्स ऑफ भारत के मंच पे। अब बुला लेते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को। ये आते हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से और काम करते हैं रियल एस्टेट में। चलिए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। मैं अब आपको मिलवाती हूँ सियाराम सिंह जी से। नमस्कार, मैं सियाराम सिंह। मैं मिर्ज़ापुर यूपी का रहने वाला हूं। अभी करंटली लखनऊ में रह रहा हूं। अभी मेरा बिजनेस रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पे लखनऊ में चल रहा है। रियल एस्टेट में जो ब्रोकर के तौर पे लोग काम करते हैं, उसको कैसे हम नए तरीके से क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं, तो हमने सिंगल विंडो अपनाया। परचेजिंग से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके लोन फैसिलिटीज एवरीथिंग। और धीरे धीरे हम 2 लोगों के साथ स्टार्ट किए थे। आज 50 से ज़्यादा लोगों की टीम हमारे साथ काम कर रही है। हमारी फर्म जो है SR ब्रोकर LLP एक रेरा रजिस्टर्ड और फर्म है जो कि बिल्डर के साथ एसोसिएट होकर वर्क करती है। श्याराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मिर्ज़ापुर, लखनऊ दोनों ही बड़े मशहूर शहर हैं। आपकी कहानी थोड़ी हमें सुनाइए। मेरा नाम सियाराम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, बट करेंटली मैं लखनऊ में सेटल्ड हूँ। वहाँ पे मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस है। रियल एस्टेट सेक्टर में कंसल्टेंसी की सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। हमारी कंपनी मैंने और मेरे मित्र राजेश वर्मा जी ने मिलकर 2012 में स्टार्ट किया था। बट ये सेक्टर मेरे लिए डिफरेंट था। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने टेलीकॉम सेक्टर में 7 साल जॉब भी किया। ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। जॉब के दौरान 1-2 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी बाई खुद अपनी एक प्रॉपर्टी बाई करनी थी। उस दौरान मैंने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, जो मुझे दिखाया गया डेवलपर के थ्रू या एजेंट के थ्रू, उसी पे मैं आगे बढ़ा। इवन उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गई। जब मैं मौके पे पोजीशन लेने गया तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो प्लॉट की लोकेशन कहीं और थी। मैं शॉक्ड। डेवलपर से भी बात किया, एजेंट से भी बात किया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो यहीं है, वो तो मैं किसी और को बेच चुका हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉपर्टी परचेज करना लोगों का एक सपना होता है लाइफ में। हार्ड अर्न मनी होती है जीवन की। नॉर्मल क्लाइंट्स या नॉर्मल लोग जो है 2-3 प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा पूरी लाइफ खरीद नहीं पाते हैं। एक बार कहीं गलत जगह उनका पैसा फंस गया तो मतलब पूरी उनकी लाइफ मतलब ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो सेक्टर में मतलब कोई किसी का ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चीज़ एक रेगुलाइज नहीं है कि हम अपनी दर्द, अपनी बात किसको कहें, किससे कंप्लेन करें। अब इसको कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं, इत्तिफाकन उसी टाइम पे मेरी जॉब भी चली गई। 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था 2011 में। फिर मैंने डिस्कस किया मेरे फ्रेंड राजेश वर्मा जी से कि क्यों ना हम लोग इसको एक प्रोफेशनल तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे कोई एक क्लाइंट लेमैन की तरह आए, उसको रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी के बारे में ABCD ना हो,
और हमारे यहाँ की वो स्टार्टिंग से लेकर लीगल टेक्निकलिटी सारी चीज़ें उसको एक सिंगल विंडो पे मिल जाए और उसको सही तरीके से उसका पैसा लगे, कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो। तो इस मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया 2012 में और हम 2 लोग ही सियाराम जी, मिलकर। एक उदाहरण दीजिए। सपोज मैं आपके पास आई हूँ, मुझे मिर्ज़ापुर में प्लॉट लेना है, तो आप किस तरह से मुझे अलग तरीके से गाइड करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करता हूँ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी सेविंग्स कितनी है, कितना बैंक लोन चाहते हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर मैं आपको ओवरऑल बजट पूछवाता हूँ और आपका पर्पज़ पूछवाता हूँ कि आपको अभी रहना है, कितने साल बाद रहना है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। उसके हिसाब से मैं फिर अपने पास से जो ऑप्शन होते हैं मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी वाइज कि मैं ये आपके लिए पहली प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा जैसे डर्टी बिजनेस नहीं कहलाता है, जिसमें काफ़ी कुछ डेंजर भी आ सकती है कि कोई लैंड माफिया होती है, सही क्वेश्चन है। इस चीज़ को मैंने जाए। पर्सनली फेस किया है। मैं बैकग्राउंड मेरा इंजीनियर था, मैं अच्छा खासा उस समय मेरी सैलरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी। जब मैंने इस सेक्टर में आने का प्लान किया तो इवन के मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव सब कह रहे थे कि इतना गंदा सेक्टर है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे। तो वहाँ पे सीधे साधे लोग नहीं जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं इस सेक्टर में, तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे। हालांकि माइंडसेट सबका धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा देखिए ऐसा अगर मैं सही काम करता हूँ, मेरी कंपनी सही काम करती है, हम आपके प्रति ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ वो चीज़ हो। उस माइंडसेट के साथ हमने सिस्टम को बदला है वहाँ। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, माइंडसेट। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जनरली जो ज़मीन का कारोबार, फ्लैट का कारोबार करते हैं, उससे आप एकदम अलग है। वो लोग पूरा गहना जेवर एकदम सोना वोना पहने हुए रहते हैं और अपना हवा पानी बनाते हैं। तो आप ये सब नहीं पहने हुए रहते, तो आपको इससे तकलीफ होती है कि सुविधा? दूसरा सवाल कि बिहार उत्तर प्रदेश में ये भी चर्चाएं बहुत होती है, अरे जमीन का भाव बढ़ गया, भाव बढ़ा, अरे दलाल ब्रोकर बढ़ा दिया भाव यार। तो ये सब पर आप क्या? बहुत वैलिड क्वेश्चन सर। इसको हम लोग वही तो चेंज करने आए। हमारी जो कंपनी है बिल्कुल प्रोफेशनल डिसेंट लुक में, अगर हमारे ऑफिस की थीम देखें, हमारी एडवर्टाइजिंग देखें और हमारा गेटअप, इवन हमारी गाड़ी भी सेलेक्ट मैं अगर करता हूँ, हमारे पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सामने वाले के पास ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि एक टिपिकल ब्रोकर है, टिपिकल एजेंट है। आज भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है। जो हम 10 साल पहले प्रॉपर्टी मुझसे लिया था, आज भी मेरे साथ। कितने ट्रांजैक्शन कर लेते हैं महीने में? सर अभी तक 1000+ वो 1000 का एवरेज टिकट साइज क्या होगा अगर मैं टर्म? अभी मैं सर जिस बिल्डर के साथ एसोसिएट हूँ उसके साथ मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ टिकट साइज स्टार्टिंग है 1 CR से। कई लोग देश भर में ये प्रोग्राम देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, शरीफ घरों से होंगे। अगर वो सोचते हैं कि इस बिज़नेस में मुझे घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, तो 1 या 2 उनको एडवाइस दीजिए कि किस तरह से इस बिज़नेस में एंटर करें, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सर ये बिजनेस में मैं तो कहूँगा कि हर कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आए, इस सेक्टर की इमेज को बदले, और आने के बाद वो अपनी इस सेक्टर में 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैंने फॉलो किया। मैं चाहूँगा कि अगर कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, तो ज़रूर फॉलो करें। इस सेक्टर में सबसे बड़ी चीज़ है अपने क्लाइंट्स के प्रति ऑनेस्ट रहना। आप उसको सही गाइड करिए। आपके दिमाग, आपका मोटिवेशन, आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए पैसे के लिए उसको गाइड करिए। अगर आप सही तरीके से उसको गाइड करो, उसको सही चीज़ मिल रही, तो पैसा अपने आप वो देते जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑनेस्टी आपको यहाँ पे मेंटेन रखनी है। हमारे सेक्टर में अच्छी बात यह है सर कि आप कोई किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप हार्ड वर्कर हैं, ऑनेस्ट हैं, और एक मिनिमम कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमने भी जब हमारी जॉब चली गई तो मेरे पास 6 महीने में अर्निंग सारी खत्म हो गई, तो हमने एक फैक्टर ये भी था इस सेक्टर में आने का कि मिनिमम कैपिटल से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद और लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर सर। थैंक यू। भारतीय रियल एस्टेट का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का, औसत लाभ 10 से 12% के बीच। हालांकि शुरू में कोई बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। PMEGP स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और आइकन्स ऑफ भारत में आके अपनी सफलता की कहानी सबको सुनाइए। अब वक्त हो चुका है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। ये एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है।
इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया और उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद एकदम से अपनी जिंदगी के रुख को बदल दिया। पारसनाथ दीक्षित जी आने वाले हैं इस मंच पे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने शुरू किया सीमेंट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नमस्कार, मैं पारस दीक्षित। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बजाय एम्प्लॉयमेंट सीकिंग के हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, और उस दिशा में काम करते हुए 2004 में पारस ग्रुप के रूप में आज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र और इंटरलॉकिंग टाइल्स के क्षेत्र में अब मैं आगे कार्य कर रहा हूँ, और इससे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ नवयुवकों को भी ये प्रेरणा दी है कि वो आगे कार्य कर सकें। पारस जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत। अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने काम के बारे में, और ये जो ईंटों का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने ज़माने से चले आ रहा है, तो इसमें आप क्या नया कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ उद्योग के बारे में सोचना ये संभव नहीं है। मेरा जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के ग्राम बनकटी बुजुर्ग में हुआ था। मेरी 4 सिस्टर बड़ी है और 2 भाई बड़े थे। आप समझते हैं गरीब परिवार में अगर बेटियां बड़ी हों तो परिवार का पूरा दायित्व उनके शादी और उनकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में निकल जाता है, तो उनका सारा अटेंशन उन पर था। उसके बाद 2 भाई बड़े थे, उनके लिए उन्होंने जो कुछ यथाशक्ति कर सकते थे शिक्षा का व्यवस्था की। तो गांव में मेरा जूनियर हाई स्कूल था, 8th क्लास तक की शिक्षा थी। अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ और सारी शिक्षा मैंने फिर अपने काम के साथ शुरू की। इंटरमीडिएट में ही मुझे एक मौका मिला, हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन लगती थी, एक स्टॉल लिया और वहाँ पर टी स्टॉल लगाया। ये कौन से एज की बात है जब आपने चाय का ठेला लगाया? ये 79 में 18 ईयर्स का था। आप 18 साल के थे तब आपने 1976 में चाय का ठेला लगाया। जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई जगदीश अरोड़ा जी से। उनकी एक सेफ बनाने की इंडस्ट्री थी जहाँ तिजोरी और अलमारियाँ बनती हैं, स्टील अलमीरा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जॉब करते हो हमारे साथ? तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन जॉब देगा? तो उन्होंने कहा नहीं, कल से तुम ये हमारा जैसे ही एग्जीबिशन ख़त्म होती है आप हमारे पास आइए और हम आपको जॉब देंगे। तो मेरी पहली शुरुआत हुई और मैंने अरुण शिप इंडस्ट्रीज़ में एज ए वर्क सुपरवाइज़र वहाँ पर काम शुरू किया और 80 तक मैंने काम किया, 81 में। और 81 के बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में लखनऊ, दिल्ली आया। दिल्ली में डीप फ्रीज़र और कॉफ़ी मशीन की इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद फिर मुझे हॉटलाइन टीवी के वुडन कैबिनेट यूनिट में यूनिट इंचार्ज काम करने का मौका मिला, मैंने वो किया। और उसके बाद मैंने आरसीसी पाइप्स की एक इंडस्ट्री में काम किया जहाँ मुझे सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का काम करने का मौका मिला। कितने साल के सर आप? मेरी 61 हो रही है। सर जवान इंस्पिरेशन सर। आप में 61 नहीं सब 40 साल के लगते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब आपका जो माइंड इस तरह से काम किया है कि आपका पूरा फिजिकली भी आप यंग लगते हैं। मैं सर इसी में अभी मुझे और कुछ करना है, इसलिए अपने आप को अभी भी मैं यंग ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जीवन का जब तक आपकी सांसें भगवान ने दी हैं तब तक आपको कुछ न कुछ समाज के लिए करना है। 61 साल की उम्र में हमारे देश के जो वृद्ध लोग हैं वो या तो खाट पे बैठते हैं, खटिया में बैठते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं या वो हार जाते हैं जीवन में? वो ऐसा क्यों करते हैं जो आप नहीं, आप अलग पॉजिटिव आदमी हो, या कि वो अलग सोचते हैं कि 60 के बाद रिटायरमेंट हो गया तो मतलब उनका माइंड ही शिफ्ट हो जाता है? ये सर माइंड सेट कर दिया गया है कि आप 60 के हो गए, अब आपको काम नहीं करना है, अब आपको केवल बाल बच्चों को खिलाना है, घूमना है और गपशप करनी है या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, यही सब काम करना है। मैं अभी तक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र्स और जो कृषि रक्षा रसायन है, पेस्टिसाइड्स, वो बनाता हूँ। सीड्स का बिजनेस, चूँकि एक ही जगह सारे डीलर्स को चाहिए होता है, एक कम्पैक्ट जो मांगते हैं उनको पूरी चीज़ देने के लिए अभी मैं सीड में डेवलप कर रहा हूँ। और 2020 में जब ये कोविड आया उस समय मुझे लगा कि अब ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद था, कोई काम नहीं चल रहा था।
तो लगा कि अब जो छोटा वाला बेटा है उसके लिए हम इंडस्ट्री को ऐसी सोचें कि जो हमारे आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं जो करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते हैं, उनको फंडिंग नहीं होगी तो वो काम कैसे करेंगे। इसलिए मैंने ये विचार किया कि ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि मैं गांव से आता हूं, मैंने वो परेशानियां देखी हैं कि गांव में आप बरसात में निकल पाना मुश्किल हो जाता है, स्ट्रीट भी नहीं बनती है। प्रधान लोग वैसी कच्ची ईंटें जो आती हैं, ट्रेडिशनल ईंट, उसकी सड़क बड़क बना देते थे, वो चलती नहीं थी। और जो तारकोल की सड़क है वो कभी पानी में चल नहीं सकती, वो जहाँ तारकोल की रोड होती है अगर उसमें वाटर लॉगिंग होगी तो वो टूट जाएगी। तो ये मुझे आया दिमाग में कि अगर हम कोई ऐसा कॉन्क्रीट कंटिन्यूसली रोड बनाने की जगह, आरसीसी रोड बनाने की जगह, अगर हम ऐसे ब्लॉक्स बना के इनको दें जो लॉन्ग टर्म चले, मजबूत हों। इसी तरह से आप अपना कारोबार बढ़ाते रहिए, लोगों को रोजगार देते रहिए, प्रेरित करते रहिए। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत इंस्पिरेशनल। थैंक यू सर। सीमेंट ईंट निर्माण, इसका बाजार 23.77 लाख करोड़ रुपए का है। औसत लाभ मार्जिन 15 से 20% के बीच। ईंट सीमेंट कारोबार में छोटे मझोले उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम CGMSE, CLCSS और PMEGP की मदद मौजूद। चलिए, जब तक ये डिसीजन लेते हैं कि कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कि कैसे नौकरी छोड़ें और बिजनेस करें। कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे हम किसी और के एम्प्लॉय होने की बजाय खुद बिजनेस करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग कर्मचारियों की संख्या में जुड़ जाते हैं? तो कुशलता पाने में देरी कैसी? फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया का भी यही मानना है कि भारत जितना ज्यादा कुशल बनेगा, स्किल्ड बनेगा, उतनी ही जल्दी आर्थिक आजादी पाएगा। कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत? तो बिना किसी देरी के मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप सब कृपया इस मंच पे आ जाएं और हमें बताएं कि कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। चलिए अब बुला लेते हैं हमारे आज के एपिसोड के आइकन्स ऑफ भारत को भी। अब मंच पे आ चुके हैं हमारे इस एपिसोड के 5 आइकन्स ऑफ भारत। तो बिना किसी देरी के मैं दरख्वास्त करूंगी रश्मि जी से कि वो हमें बताएं कौन है इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आज की सभी कहानियाँ बहुत दिलचस्प थी और प्रेरणादायक भी, मगर शो के फॉर्मेट के हिसाब से सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आइकन हो सकता है। तो आज हमने चुना है श्रेष्ठ आइकन विदेश से स्वदेश आने वाले एक बड़े सपना देखने वाले बासैया हीरामठ। बसैया हीरेमठ जी हैं आज के इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। अब मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे बाकी के आइकन्स ऑफ भारत भी एक एक करके यहाँ आए। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। ये थे हमारे आज के एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। हमें तलाश है इनके ही जैसे आइकन्स ऑफ भारत की। अगर आप भी सुनाना चाहते हैं अपनी सफलता और संघर्ष की कहानी, इस शो पर आइए। उससे पहले आपको डाउनलोड करना होगा फ्रीडम ऐप। अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी कहानी हमें सुनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या पता आप ही हो अगले श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। अब एनडीटीवी इंडिया पर आइकन्स ऑफ भारत के अगले एपिसोड पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और नए बिजनेस आइडियाज पाएं।
जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। देखते रहिए आइकन्स ऑफ भारत। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।